सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेक्शन बी इकोनॉमिक्स में सेक्शन बी में एक चैप्टर छूटा है जो कि विकास के सूचक है, चैप्टर 2 था। इसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे और इसी के साथ हम लोग का इकोनॉमिक्स में सेक्शन बी भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि और 2 चैप्टर है जहाँ पे एक खाद्य पोषण वाला चैप्टर का जो भी प्रमुख योजना है उससे संबंधित सारे, और दूसरा हो गया हम लोग का विकेंद्रीकृत योजनाएँ। तो विकेंद्रीकृत योजना हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे मुख्य रूप से 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो उसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, तो दोबारा उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसका PDF देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। और सेकंड जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है उसका जो भी योजना सब है उससे संबंधित PDF भी ग्रुप में दे देंगे, वहाँ आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो उस हिसाब से हम लोग का ये चैप्टर आखिरी चैप्टर होने वाला है। और जिनको भी क्लास का PDF लेना है वो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स ख़त्म होने की ओर चलेगी वैसे वैसे PDF का प्राइस भी बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर आखिरी चैप्टर होगा हम लोग का विकास के सूचक, छोटा सा चैप्टर है। इसमें हम लोग का पहला है मानव विकास सूचकांक, यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सिलेबस में जो भी मेंशन है उसको हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा गुणांक और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देश को मानव विकास के चारों स्तंभ में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसको ऐसा समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक जो है वो क्रय शक्ति समतुल्यता, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि पैदा होने के बाद कोई व्यक्ति कितना समय तक बचता है, और शिक्षा गुणांक, इन तीनों चीज़ से मिलकर बना एक सामाजिक आकलन है, जिससे कि मानव जीवन की गुणवत्ता आंकी जा सकती है। यानी कुल मिला के शिक्षा गुणांक, 3 चीज़ हैं यहाँ पे, शिक्षा गुणांक, जीवन प्रत्याशा और तीसरा हो गया हम लोग का प्रति व्यक्ति आय। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर एक सामाजिक आकलन किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि मानव जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार की है। और मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय जो है ये 2 व्यक्ति को जाता है। एक तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक, और एक है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है, और एक भारतीय अर्थशास्त्री है जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो इन दोनों को जाता है। तो क्या है कि कोई भी देश, यानी कि एक देश उच्च स्तर का HDI स्कोर करता है, तो किसी भी देश का HDI में रैंक काफ़ी अच्छा होगा। कब होगा? जब उस देश में किसी व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन काल अधिक होगा, शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा होगा, और प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो भी क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर तीनों जीवन शिक्षा गुणांक हो गया, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, अगर ये तीनों की स्थिति काफ़ी अच्छा रहेगी तो सिंपल सा है कि उस देश का रैंक जो होगा वो HDI में काफ़ी अच्छा होगा। इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यक्रम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो वैश्विक विकास सूचकांक आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वैश्विक विकास सूचकांक को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित किया गया था। ये भी ध्यान रखना। अब सूचकांक मानव विकास दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया, यानी कि मानव विकास सूचकांक मुख्य रूप से मानव विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसको महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, जो मानव क्षमताओं पर अमर्त्य सेन के काम में सहायक हुए थे। जिससे अक्सर इस संदर्भ में तैयार किया जाता है कि क्या लोग जीवन में वांछनीय चीज़ों को होने और करने में सक्षम है या फिर नहीं है। अब मानव विकास सूचकांक का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। एक तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, जिनका रैंक 0 जो कि मतलब कि रैंक नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो मानव विकास सूचकांक का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट, इसका मान 0 और 1 के बीच में रहता है। तो जहाँ पर उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं उनका HDI का मान जो होगा वो 0.8 से 1 के बीच में होगा। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश में 0.5 से 0.799 के बीच में होगा, और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश में 0.2 से 0.499 के बीच में होगा। तो किसी भी राष्ट्र के लिए जो मान होगा वो 0 या फिर 0 के अगर
आसपास होता है तो वह उस राष्ट्र या फिर उस देश के लिए खराब स्थिति को बताता है या फिर कम विकास को वो प्रदर्शित करता है। जबकि अगर किसी देश का एचडीआई का मान जो है वो 1 के आसपास होता है तो वो बेहतर स्थिति या फिर उच्च स्थिति का द्योतक होता है। तो जो जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा गुणांक हो गया और प्रति व्यक्ति आय हो, इन तीनों को ज्ञात करने के लिए ज्यामितिक माध्य का प्रयोग किया जाता है और जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका वर्गीकरण भी मुख्य रूप से ऐसा ही किया जाता है कि जहाँ पे मान 0.8 और 1 के बीच में होगा वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश के अंतर्गत आएंगे। जहाँ पे 0.5 से 0.7 के बीच में वैल्यू होगा वहाँ पे मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश के अंतर्गत आएंगे और 0.2 से 0.4 के बीच में होगा तो वो निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश में आएंगे। अब क्या है कि संपूर्ण विश्व के लिए इस सूचकांक का औसत मान 0.624 होगा, यानी कि पूरे विश्व के लिए एचडीआई का जो औसत मान होगा वो 0.6 के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहयोग विकास संगठन देशों के लिए मान 0.879 तथा दक्षिण एशिया के लिए 0.514 है और किसी भी देश का मान 0.2 से कम नहीं है, यानी कि निम्न मानव विकास सूचकांक से नीचे और वर्गीकरण ही नहीं किया गया और किसी भी देश का मान 0.2 से कम नहीं है। अब यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था और उस रिपोर्ट के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 133वें स्थान पर है। हालांकि भारत की रैंकिंग 2022 में 193 देश में से 134 रही थी और यह 2021 में भारत की रैंकिंग में 135 से एक पायदान ऊपर थी, यानी कि 2021 में एचडीआई में भारत का रैंक 193 देश में 135 था, वहीं 2022 में 134 हो गया और अब 2023-24 में भारत का रैंक एचडीआई में 133वें रैंक पे आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि अभी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार एचडीआई में भारत का रैंक 133 हो गया। अब है भारत में मानव विकास से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि 2022 में भारत ने सभी एचडीआई संकेतकों में सुधार किया, जैसे जीवन प्रत्याशा, यानी कि जो एक औसत जीवन होता है उसमें भी भारत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यानी कि पहले व्यक्ति अगर एवरेज 60 साल तक बचता था तो इसमें बढ़ोतरी होकर 65-70 के आसपास अगर हुआ होगा तो ही हम लोग बोलेंगे क्या कि जीवन प्रत्याशा काफ़ी अच्छी हुई होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ होगा या फिर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र आय में भी वृद्धि हुआ होगा, तभी जाके भारत का रैंक दिन ब दिन बड़ा अच्छा होते जा रहा है। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल मीडियम एचडीआई श्रेणी में है और यह अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 0.437 था और यह वैश्विक औसत 0.42 और दक्षिण एशियाई देशों के औसत 0.47 से कम है। अब भारत में मानव विकास के निचले स्तर पर होने के कुछ कारण क्या है, तो जैसे कि भारत 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक जो है वो 133 है, जो कि 193 देश से तुलना में बताया गया। तो कहीं ना कहीं इसका रैंक उतना अच्छा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पहला गरीबी दर हो गया, भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा जैसी प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया। फिर पर्यावरण मुद्दा, आंतरिक असमानता और महिला पुरुष असमानता भी देखने को मिलता है, जिसका परिणाम क्या होता है, भारत का एचडीआई में रैंक काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो हम लोग को मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक में यही चीज़ को पढ़ना था। तो मानव विकास सूचकांक क्या हो गया, जो कि क्रय शक्ति समतुल्यता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शिक्षा गुणांक से मिलकर बना एक सामाजिक आकलन होता है, जिसमें मानव जीवन की गुणवत्ता को आंका जाता है। और एचडीआई का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो ये तीनों चीज़ यानी कि शिक्षा गुणांक, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके इसका मान को निकाला जाता है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये पहला हो जाएगा 0.8 से 1 के बीच में, दूसरा 0.5 से 0.7 के बीच में और निम्न वाला जो होगा वो 0.2 से 0.4 के बीच में। लेकिन किसी भी देश का एचडीआई का वैल्यू जो है वो 0.2 से कम नहीं है। अगर इसका विकास की बात किया जाए तो मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है और साथ ही साथ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भी जाता है। 2023-24 की रिपोर्ट का देखा जाए तो भारत का स्थान उसमें 133 है और अगर किसी भी राष्ट्र का वैल्यू जो होगा वो 0 या फिर 0 के आसपास होता है तो वो खराब स्थिति को बताता है, जबकि वहीं 1 के आसपास अगर होता है तो उसको बेहतर स्थिति माना जाता है। अब आ गया था हम लोग का वैश्विक विकास सूचकांक। तो वैश्विक विकास सूचकांक को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई विकसित किया और यह सूचकांक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापता है। साल 2022 के आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ने भारत की रैंकिंग 193 देश में 134वीं रही। 2021 में भारत की रैंकिंग 191 देश में से 135वीं रही थी और भारत को इस सूचकांक में 0.644 अंक मिले हैं। और अगर 0.644 अंक मिला यानी कि ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया और एचडीआई में भी भारत मध्यम विकास श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। अब है कि यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश को 4 श्रेणी में बांटा गया। बहुत अच्छा रैंक अगर होगा तो क्या 0.8 से अधिक अगर होगा तो मानव विकास सूचकांक वाले देश में शामिल होंगे।
उच्च कब होगा? जब 0.70 और 0.80 के बीच अगर मानव विकास सूचकांक वाले देश के अंतर्गत आएंगे, और मध्यम में 0.5 और 0.7 के बीच में होगा, जबकि निम्न में 0.55 से कम होगा। फिर आता है हम लोग का GDI यानी कि सकल घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि किसी भी देश में किसी एक निश्चित अवधि में उत्पादित जितने भी वस्तु हैं या फिर सेवा हैं, तो उनके लिए अर्जित आय का माप जो होता है वही क्या होता है? GDI होता है। फिर से बोल रहे हैं कि किसी भी देश में एक निश्चित अवधि में उस देश में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के द्वारा अर्जित आय का माप क्या होता है? एक GDI होता है। इसमें क्या होता है कि मजदूरी हो गया, लाभ हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इन सभी का योग को शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान देना है क्या कि अगर सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है तो सब्सिडी को इसमें माइनस कर दिया जाता है, सब्सिडी को GDI से घटा दिया जाता है। साथ ही साथ GDI हम लोग को इस चीज़ को पता करने में हेल्प करता है कि किसी देश के लोग अपना आय कैसे कमाते हैं या फिर वे अपना जीवन स्तर को कैसे बनाए रखते हैं। तो यही है हम लोग का GDI, जो कि एक निश्चित अवधि में उस देश में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के लिए अर्जित आय का माप होता है। अब GDP और GDI में अंतर क्या होता है? तो GDP मापता है क्या कि हम लोग GDP मापता है क्या है कि क्या खरीदा जाता है, जबकि GDI क्या मापता है कि किसे भुगतान किया जाता है। तो यही है हम लोग का GDI। अब है GEM यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। इसमें क्या है? GEM एक सूचकांक है जो लैंगिक समानता की गणना के लिए UNDP द्वारा विकसित किया गया है। 1995 में GEM तथा GDI को मानव विकास सूचकांक के साथ साथ प्रथम बार आकलित किया गया था। यानी कि लैंगिक समानता की गणना करने के लिए UNDP के द्वारा GEM को डेवलप किया गया, और 1995 में पहली बार GDI को मानव विकास सूचकांक के साथ साथ प्रथम बार आकलित किया गया था, और GEM को भी इन्हीं के साथ आकलित किया गया था, और इसके अंतर्गत महिलाओं के सापेक्षिक विकास को आकलित किया जाता है। GEM इस बात की गणना करता है कि क्या महिलाएं पुरुषों के समान ही आर्थिक, राजनीतिक एवं निर्णयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है या नहीं। यानी कुल मिला के जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स जो है यानी कि GEM, ये मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति के बारे में पता करता है कि उनका आर्थिक, राजनीतिक और निर्णयन क्षेत्र में क्या पुरुषों की भांति ही भूमिका है या फिर नहीं है। अब इसकी गणना का आधार क्या होता है? तो राजनीतिक निर्णयन में महिलाओं की भागीदारी यानी कि राष्ट्रीय विधायिका में महिलाओं की भागीदारी क्या है, आर्थिक निर्णयन में महिला की भागीदारी क्या है यानी कि प्रशासनिक, प्रबंधन, पेशेवर और तकनीकी व्यवसायों में महिला की भागीदारी, और अर्जित आय में महिला की आय का प्रतिशत क्या है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर GEM अपना रिपोर्ट जारी करता है। GEM को नीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से देश में महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। तो सिंपल सा है कि अगर GEM में किसी देश का रैंक अगर काफ़ी अच्छा आता है यानी कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और अगर GEM में रैंक काफ़ी ख़राब आता है तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब समझी जाएगी। GDI और GEM मानव विकास सूचकांक के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्योंकि HDI एकीकृत विकास को प्रदर्शित करते हैं लेकिन महिलाओं की स्थिति का स्पष्ट रूप से विश्लेषित नहीं करता है, और इसी दोष को दूर करने के लिए ही नई अवधारणा के रूप में GDI, GEM और GII इत्यादि को स्वीकार किया गया है। यानी कि HDI जो था ये मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, शिक्षा गुणांक और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करता था, लेकिन महिलाओं की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता था। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए GEM का विकास किया गया। अब आगे हम लोग का वैश्विक शिक्षा निगरानी यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM। इसमें क्या है? शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में बात करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी किया है, और यह रिपोर्ट ब्राज़ील सरकार द्वारा फोर्टालेजा में आयोजित वैश्विक शिक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई है। इस पर क्या क्या मुख्य टिप्पणी है? जैसे कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में नेता। तो शिक्षा में नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जो एक सामान्य लक्ष्य की और सामूहिक प्रयासों को अधिकतम करने का कार्य करती है। शिक्षा के नेता का कार्य है क्या है? तो अपने उद्देश्य को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित। लक्षित शिक्षण परिणामों को समानता, गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के साथ संतुलित करना। फिर वित्त पोषण की कमी, तो 10 में से 4 देश शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4% से भी कम खर्च करते हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चे, तो वैश्विक स्तर पर 251 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल नहीं जाते हैं। 2015 में इसमें
केवल 1% की कमी आई थी। शिक्षा तक पहुँच, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मध्य और दक्षिण एशिया ने शिक्षा तक पहुँच में तेज़ी से प्रगति की है। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक स्कूल न जाने वाले बच्चे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में हैं। अब इसमें मुख्य अनुशंसाएँ क्या है? तो नेतृत्व विकास, इसमें प्रधानाचार्यों को अपने विद्यालय का प्रभावी प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सिस्टम लीडर, तो शिक्षा अधिकारियों में सिस्टम लीडर के रूप में कार्य करने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो इसके बारे में शिक्षा को केवल विज्ञान के पाठ्यक्रम में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों में भी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब कि भारत की पहल क्या है इसमें? तो स्कूल नेतृत्व को विकसित करना। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम पढ़े हैं, स्कूल प्रधानाचार्यों को अपने नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने की आवश्यकता है। निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि स्कूल प्रमुख या फिर शिक्षकों के लिए सीखने के परिणामों, स्कूल आधारित मूल्यांकन और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे उनकी समग्र उन्नति सुनिश्चित हो सके। फाइनली निष्कर्ष में क्या बोल सकते हैं कि इस रिपोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व, वित्त पोषण और पहुंच की समस्याओं को उजागर किया। यही सब था कि शिक्षा की पहुंच नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चों में कमी है, वित्त पोषण की कमी है। तो इन सभी चीज़ों को ये रिपोर्ट हम लोग के सामने लाता है और विकास के लिए प्रमुख अनुशंसाएँ भी प्रदान की है। भारत ने भी इसी दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल नेतृत्व को मजबूत करना। तो हम लोग को सेकंड चैप्टर में मेनली इतना ही चीज़ पढ़ना है। और अब हम लोग इकोनॉमिक्स में सेक्शन डी को शुरू करेंगे, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि 4 क्लास होगा उसमें, और सेक्शन डी भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।